हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग को इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना था, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी टॉपिक्स थे। उनमें से मैंने आपको दो बता दिया है। पहला, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। दूसरे टॉपिक थे एडवर्ब, उसे भी मैंने आपको पहचान करने के लिए सिखाया कि एडवर्ब कैसे पहचान किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब भी दो तरीके के होते हैं, एक रियल एडवर्ब और एक प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से बनने वाले एडवर्ब। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो मेरे भाई, ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर वर्ब को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। पहले का नाम है ट्रांजिटिव और दूसरे का नाम है इनट्रांजिटिव वर्ब। मेरे भाई, ये जो ट्रांजिटिव वर्ड जो है वो ट्रांस वर्ड से बना है, और ट्रांस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। मोशन यानी कहने का मतलब ट्रांसफर होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो जिसमें काम का ट्रांसफर हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिसमें काम का ट्रांसफर ना हो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अगर काम का ट्रांसफर एक से दूसरे पर हो जाए तो वो क्या बनेगा? ट्रांजिटिव। और काम का ट्रांसफर एक से दूसरे पर ना हो तो वो क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। इसे आसान से समझने का एक लॉजिक है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, जिस वर्ब के बाद क्या आए? ऑब्जेक्ट, तो वो बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो वो बनेगा इनट्रांजिटिव वर्ब। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो वर्ब क्या बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो वो क्या बनेगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं दो एग्जांपल यहां पे लिखता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम eats ए मैंगो। और मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम goes to पटना। राम पटना जाता है। तो इन दोनों सेंटेंस को आप पहले ब्रेक कर दीजिए। बोलिए, यहाँ पे इट्स क्या है? वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। मैंने आपको ऑब्जेक्ट को पता करने का तरीका पहले ही बता रखा है। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे बीच से समझ में आने वाला नहीं है, ये टाइम बर्बादी है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरुआत से देखिए। दूसरी बात कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए, यानी कि 2 मिनट देखे फिर आगे बढ़ाए, 2 मिनट देखे फिर आगे बढ़ाए, तो इससे आप नहीं सीख पाइएगा। हो सकता है जिस समय आप बढ़ा रहे हो उसी समय मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए वीडियो को लगातार देखिए तो कुछ फायदा होगा। वैसे आपकी मर्जी है, मुझे तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग सारे ग्रोन अप स्टूडेंट्स हैं, आपको खुद समझ में आती है क्या अच्छी है और क्या बुरी चीजें हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो क्या बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो वो क्या बनेगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो मेरे भाई, और मैंने आपको ऑब्जेक्ट को पता करने का तरीका बताया था कि वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर, व्हाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिलेगा तो वो होगा ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट या हुम यानी क्या या किसको का जवाब नहीं मिले तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जरा इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। इट्स क्या है? वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। आप देखिए तो क्या खाता है? मैंगो। तो ये मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन नीचे सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। गोज क्या है मेरे भाई? वर्ब। राम क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट। अब देखिए तो क्या जाता है का जवाब है? नहीं है। किसको जाता है का जवाब है? नहीं है। कहां जाता है? तो आप बोलिएगा सर पटना। तो ये पटना ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कहां, कब, किसको, सॉरी कब, कहां, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सब का जवाब मिलेगा तो वो एडवर्ब होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो बोलिए पटना क्या बनेगा? एडवर्ब। अब जरा इन दोनों सेंटेंस को आप देखिए कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है या नहीं? हाँ आया है सर। तो बोलो ये कैसा वर्ब बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन गोज के बाद ऑब्जेक्ट आया है क्या? नहीं, एडवर्ब आया है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा कि इनट्रांजिटिव। अभी मैंने बोला कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना मिले तो क्या बनेगा?
इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ रही है बातें? आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज ब्रोकन द चेयर, ही हैज ब्रोकन द चेयर। ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को, बोलिए यहाँ पे ब्रोकन क्या है? वर्ब, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है? सब्जेक्ट। अब जरा देखिए, उसने कुर्सी तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है? कुर्सी। क्या का जवाब मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे चेयर ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो बोलो, अभी मैंने बोला कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो वर्ब कैसा बनेगा? ट्रांजिटिव। यानी यहाँ पे जो ब्रोकन वर्ब है वो कैसा बिहेव कर रहा? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं अगर बोला आई एम लाफिंग, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं, ब्रेक कीजिए, बोलिए लाफिंग क्या है? वर्ब, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है? सब्जेक्ट। अब बता दो, क्या इस सेंटेंस में वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट आया है? नहीं आया है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव? सर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब कुछ बातों को समझना है मेरे भाई। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सदैव ट्रांजिटिव होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑलवेज ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑलवेज इनट्रांजिटिव होते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव का भी काम करते हैं और इनट्रांजिटिव का भी काम करते हैं। तो अभी तो ये बताना पॉसिबल नहीं है कि वो, देखिए ऐसे तो सारे वर्ब को जानना पॉसिबल नहीं है कि कौन ट्रांजिटिव है कौन इंट्रांजिटिव है। इसका एक ही लॉजिक है, आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इनट्रांजिटिव होगा। जैसे कुछ वर्ड है ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सदैव इनट्रांजिटिव होते हैं, यानी जिसमें काम का दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होता है। कहने का मतलब, जैसे आप वो देखिए, मैंने बोला वह सो रहा है, तो क्या सोने का काम किसी पे ट्रांसफर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये सोना जो वर्ड है वो क्या, सोना जो वर्ब है वो क्या बनेगा? इनट्रांजिटिव। जैसे आप बोले वह जा रहा है, तो जाने का काम किसी पे ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। सोना, उठना, बैठना, खड़ा रहना, ये सारे इनट्रांजिटिव वर्ब है ना। हंसना इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। जैसे दो सेंटेंस को देखिए, मैंने बोला राम इज ईटिंग ए मैंगो, और मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज ईटिंग इन द मॉर्निंग या इन द रूम। अब दोनों सेंटेंस को ब्रेक कीजिए, बोलिए यहाँ पे ईटिंग क्या है? वर्ब, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है? सब्जेक्ट, ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब नीचे वाले को ब्रेक कीजिए, ईटिंग क्या है? वर्ब, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है? सब्जेक्ट। देखिए तो क्या खा रहा है का जवाब है? नहीं। किसको खा रहा है का जवाब है? नहीं। कहां खा रहा है भाई? इन द रूम। तो ये वर्ड क्या बनेगा? एडवर्ब। अब देखो दोनों जगह पे ईटिंग ही लिखा गया है, लेकिन यहां ईटिंग ऑब्जेक्ट लिया है तो ये क्या बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहां ईटिंग ऑब्जेक्ट नहीं लिया है तो ये क्या बनेगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रही है बातें? जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने बोला कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल। थोड़ा सा इंक दे लेते हैं क्योंकि इंक खत्म हो गया है।
चलिए आइए समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज प्लेइंग फुटबॉल, और मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब जरा सेंटेंस को ब्रेक कीजिए, बोलिए प्लेइंग क्या है, वर्ब, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, क्या खेल रहा है मेरे भाई, फुटबॉल, तो बोलो फुटबॉल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। नीचे वाले सेंटेंस को ब्रेक करो, बोलो प्लेइंग क्या है, वर्ब, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट। अब बोलो क्या खेल रहा है का जवाब है, किसको खेल रहा है का जवाब है, नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कहां खेल रहा है भाई, इन द फील्ड, मैदान में खेल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो अब जरा देखिए, तो यहां भी प्लेइंग है और यहां भी प्लेइंग है, लेकिन यहां प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन यहां प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया, तो ये क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव। समझ में आ रही है बातें। आइए कुछ बातें और है जो बताना चाहिए हमें, देखते हैं। मेरे भाई ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक का नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक का नाम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे का नाम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिलेगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर क्या का जवाब मिले तो वो समझिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर किसको का जवाब मिले तो आप समझेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या का जवाब मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको का जवाब है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि एक सेंटेंस देखिए, मैंने बोला राम टीचेज इंग्लिश, और मैंने बोला राम टीचेज मोहन। मैंने दो सेंटेंस लिखा, राम इंग्लिश पढ़ाता है और राम मोहन को पढ़ाता है। आप दोनों सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए, बोलिए टीचेज क्या है, वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, क्या पढ़ाता है भाई, इंग्लिश। तो क्या का जवाब मिला तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं बोला राम टीचेज मोहन, राम मोहन को पढ़ाता है, फिर वही बात, टीचेज क्या है, वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, क्या पढ़ाता है का कोई जवाब है नहीं, लेकिन किसको पढ़ाता है, मोहन को। तो बोलिए मोहन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे भाई कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग आए, एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आ सकते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस से समझिए, मान लिया जाए मैंने लिखा ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन। आप ब्रेक कर, उसने मुझे एक कलम दिया, ब्रेक कर दिए सेंटेंस को, बोलिए गेव क्या है, वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, क्या दिया भाई, पेन। तो बोलो यहाँ पे पेन क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब है तो क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरा देखो तो किसको दिया, मुझे, तो ये मी क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहीं पे एक बात और समझना जरूरी है कि कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दोनों एक साथ आता है तो सदैव पहले आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले क्या आना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में क्या आना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर, पहले मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखूं और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इस अवस्था में लिखना चाहते हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों साथ आए तो जनरली पहले क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई बच्चा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू यूज
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। जैसा कि इसी सेंटेंस को मैं चेंज करके दिखाता हूं। मान लिया जाए मैंने लिखा ही गेव ए पेन मी। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखा है तो गलत है, क्योंकि आप इसे ब्रेक कीजिए। बोलिए गेव क्या है? ही गेव ए पेन मी। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखा है तो ये गलत है। क्यों? आप ब्रेक कीजिए। बोलिए गेव क्या है? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। क्या दिया भाई? पेन। क्या बनेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया भाई? मुझे। क्या बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने अभी क्या बोला कि जनरली सेंटेंस में पहले क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद में क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सही है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा लिखा हो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू यूज। तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा टू मी। ही गेव ए पेन टू मी। समझ में आ रही है बातें? जैसे एक सेंटेंस को और देखिए। मैंने बोला ही टीचेज मी इंग्लिश। वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। आप ब्रेक कर दीजिए। बोलिए टीचेज क्या है? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। क्या पढ़ाता है भाई? इंग्लिश। तो बोलो ये क्या बनेगा? क्या का जवाब है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो किसको पढ़ाता है भाई? मुझे। तो मी क्या बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साथ में आए तो पहले क्या आएगा? इनडायरेक्ट, बाद में क्या आएगा? डायरेक्ट। सही है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा लिखे ही टीचेज इंग्लिश मी, तो मेरे भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रेक कीजिए तो गलत हो चुका है। बोलिए टीचर क्या है? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने बोला कि जनरली सेंटेंस में क्या होता है? इनडायरेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में। आपने क्या किया? डायरेक्ट को पहले, इनडायरेक्ट को बाद में। तो फिर मैंने अभी बोला कि अगर आप डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में रखना चाहते हैं तो उसके पहले क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन टू। क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन टू। तो लगा दीजिए ही टीचेज इंग्लिश टू मी। समझ में आ गया होगा मेरे समझ से ये बात। अब यहां पे एक बात मुझे आपसे पूछना है कि सेंटेंस में, जैसे मैंने पहले एक सेंटेंस मैं पहले सेंटेंस लिख देता हूं। ही गेव मी ए पेन। मैंने एक सेंटेंस लिखा ही गेव मी ए पेन। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का? सही अर्थ निकालने के लिए किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का? चलिए आप मेरी बातों को समझिए। मान लिया जाए मैंने बोला प्लीज ब्रिंग, प्लीज ब्रिंग, लाओ। आपको पता चला कि मैंने क्या बोला? लाने? नहीं पता चला, यानी ये इनकम्प्लीट सेंस है। तो अब मैंने बोला प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब तुम्हें पता चल रहा कि मैंने क्या बोला? एक ग्लास पानी लाओ, है कि नहीं? तो यहां पे एक गिलास पानी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। जैसा कि यहां देखिए ही गेव मी ए पेन। आप इन दोनों सेंटेंस में पहले मी को हटाइए, सॉरी पहले ए पेन को हटाइए। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। क्या दिया भाई? क्या कंप्लीट सेंस है? नहीं है। तो भाई किसी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकालने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो गलत है, लेकिन कंप्लीट सेंस निकालने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो अब मैं देखो यहां पे लिख देता हूं ही गेव मी ए पेन। अब मैंने यहां से मी को हटा दिया, ही गेव ए पेन। तो आपको पता चल गया कि नहीं? कंप्लीट सेंस आ रहा है कि नहीं? उसने मुझे एक कलम दिया। समझ में आ रही बातें?
तो ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको दो बातें बताया कि क्या होते हैं ट्रांजिटिव और क्या होते हैं इंट्रांजिटिव। उसके बाद मैंने आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने बताया कि जनरली किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन। और अभी मैंने बोला कि अगर सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो उसमें कंप्लीट सेंस निकालने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। मेरे समझ से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।